और उनके ऊपर बहुत ख़तरनाक चार्जेस लगाए जा रहे हैं, यूएपीए के जैसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा चार्ज, यूएपीए जो है एक मिनी टेररिस्ट एक्ट है जिसको बहुत ही ख़तरनाक बदमाशों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको जो है किसी आतंकी गतिविधि में सम्मिलित व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसको आज देश में छात्रों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है और ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश की नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जैसे कि एएमयू है, जामिया है, जेएनयू है, डीयू है, इन यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स को, इनके ब्राइट स्टूडेंट्स को लगातार बीजेपी की सरकार जो है उसको टारगेट कर रही है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ तमाम आप मीडिया के बंधुओं से अपील है कि हम छात्रों की आवाज़ को आप लगातार उठाएं। आज मैं पटना में हूं और मैं ये मानता हूं कि जो आवाज़ बिहार से उठती है वो आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि बिहार हमेशा जो है क्रांति की धरती मानी गई है। ये लोहिया और जेपी की धरती है, ये कर्पूरी की धरती है, ये एक ऐसी धरती है जहाँ से गांधी जी को जो है सत्याग्रह करने का मौका मिला, जहाँ सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की। आज हम उस धरती पर, चूँकि हम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं, तो हम आज इस धरती पर बिहार की आवाम से हम ये अपील करते हैं कि जिस तरह से जो सीए के आंदोलन में छात्रों का इन्वॉल्वमेंट रहा, जिस तरह से उन्होंने देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है, आज इस देश के छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको आप लोगों की ज़रूरत है, वो आप लोगों उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और उनकी रिहाई के लिए डिमांड करें। सफूरा जो कि एक प्रेग्नेंट लड़की थी, उसको जेल के अंदर रखा गया, 4 महीने उसको जेल के अंदर रहना पड़ा प्रेगनेंसी के दौरान भी। कितने अफसोस की बात है कि आज हम पता नहीं कहाँ आ गए। ये इस देश को बनाने वाले लोगों को इस देश के अंदर डाला जा रहा है। डॉक्टर कफील खान का एक लेटर आया है परसों जेल से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर सरकार मुझे ये मौका देती कि मुझे कोरोना के दौरान लोगों को का इलाज करने का परमिशन दिया जाता तो मैं लोगों का इलाज करता। और जिस तरह से जेल में उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से जेल में उनको और दूसरे कैदियों के साथ रखा गया है, जब मैं और दूसरे कैदी की बात कर रहा हूँ तो जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कफील खान एक राजनीतिक कैदी हैं और राजनीतिक कैदियों के साथ जो सुलूक होता है वो सरकार को मालूम होना चाहिए कि किस तरह का सुलूक होता है। एक डॉक्टर के साथ किस तरह का सुलूक करना चाहिए वो सरकार को मालूम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कफील खान का जो लेटर आया वो इस बात का प्रमाण है कि जेल के अंदर भी उनके ऊपर यातनाएं की जा रही हैं। उनको उन तमाम कैदियों के साथ रखा गया है जो पता नहीं पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, जो लूटमार में इन्वॉल्व हैं, जो लोगों के मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं। उनके साथ आपने लोगों की जान बचाने वाले, बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील को आपने उनके साथ रखा है। और हम ये डिमांड करते हैं, अभी बिहार के अंदर बैठे हुए हम तमाम लोगों से ये डिमांड करते हैं, पूरे देश के लोगों से डिमांड करते हैं, इस देश की सरकार से ये डिमांड करते हैं कि डॉक्टर कफील खान के साथ जो विच हंटिंग चल रही है उस विच हंटिंग को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत है, निराधार है। उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, उनके ऊपर यूएपीए लगाया जिसका कोई आधार नहीं है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट यूनियन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व कैबिनेट मेंबर फरहान जुबैरी, उनके ऊपर भी संगीन आरोप लगाए गए और उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से केस खोल दिए गए हैं। उनको भी जेल के अंदर रखा गया, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। हम उनकी रिहाई की डिमांड करते हैं। आमिर मिंटोई को 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अलीगढ़ के छात्र नेता, हम उनकी रिहाई की डिमांड करते हैं। साथ ही साथ जामिया के होनहार रिसर्च स्कॉलर हमारे दोस्त मीरान हैदर, जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जामिया से और शांतिपूर्ण ढंग से अगुवाई कर रहे थे, और दिल्ली में दंगे होने के बाद उन्होंने हमारे साथ सड़कों पर निकलकर दंगे वाले इलाकों में उन्होंने राहत सामग्री बांटने का काम किया। हम इस बात के गवाह हैं और तमाम दिल्ली के लोग इस बात के गवाह हैं कि मीरान हैदर ने लॉकडाउन में किस तरह से लोगों की मदद की और किस तरह से उन तक राशन पहुंचाया है। आसिफ इकबाल तन्हा जो कि एक एक्टिविस्ट है, जो ग्रेजुएशन का छात्र है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया गया। आप ये समझिए कि कितनी सरकार और पुलिस किस तरह से मिली हुई है और किस तरह से मासूम छात्रों को फंसाया जा रहा है। एक ऐसे छात्र, जिस छात्र को जो है ये मालूम नहीं कि दंगा क्या होता है, आप उसको दंगे के आरोप में फंसा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि एक तरफा जांच चल रही है, उसके बाद भी पुलिस के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। सर, आसिफ तन्हा जी को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है और एसआईओ से वो जहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, इस देश के अंदर आजकल एक बड़ी विडंबना हो गई है कि अगर आपको कोई बात भी समझ में नहीं आती तो आप बोल दीजिए कि ये पाकिस्तान गया, ये पाकिस्तान गया है, ये पाकिस्तान से आया है। आपको जेएनयू की 9 फरवरी के इंसिडेंट में आपको याद दिलाऊं, जिस इंसिडेंट में उमर खालिद, कन्हैया और अनिर्बान की बात आई थी कि देश विरोधी नारे लगाए गए, और उस इंसिडेंट के बाद उमर खालिद को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि वो पाकिस्तान से उसका नाता है, वो पाकिस्तान जाता था और आता था, उसका अब तक पासपोर्ट नहीं बना है, और आपने उस पर मीडिया के जरिए क्या इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान आता जाता था। जिस आदमी का पासपोर्ट नहीं बना, आपने उसको कश्मीरी कह दिया, वो दिल्ली का रहने वाला, महाराष्ट्र में उसकी रूट है, आप उसको पाकिस्तान का। तो ये बहुत आसान बात है। इस देश के अंदर अभी यही विडंबना चल रही है, जो बीजेपी के लोग जो राजनीति करते हैं वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और ये वही उसी तरह की विचंटी है। हाईकोर्ट ने कह दिया आसिफ इकबाल तन्हा के केस में कि एक तरफा जांच चल रही है, आप इस तरह से एक्टिविस्टों को परेशान ना करें। सर, एक चीज़ और, आपने सफोरा दरगाह की बात की तो उनके बारे में पूछना चाहिए। उनको रिहा किया गया है, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ये मानवता के आधार पे इनको रिहा किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा है कि मानवता के आधार पर रिहा कर रहे हैं। ये कोर्ट का जजमेंट है कि मानवता के आधार पर रिहा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का बस चलता तो दिल्ली पुलिस तो रिहा ही नहीं करती। दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया कि पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर 39 डिलीवरीज कराई हैं। मतलब आप ये देख लीजिए, दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि प्रेगनेंसी कोई ग्राउंड नहीं होगा, लेकिन हम कोर्ट का पूरा आदर सम्मान करते हैं और कोर्ट पे पूरा भरोसा है हमारा। हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट से हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने की उम्मीद है, और वही हुआ सफूरा दरगाह केस में कि देखिए, न्याय मिलेगा लेकिन समय लगेगा। और आप ये समझिए कि हम लोग जो है सफूरा के केस को लगातार हम लोग परसू कर रहे थे, और उसके बाद फाइनली उसको जो है रिहाई मिल गई है। हम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कोर्ट से ये आग्रह है कि तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जैसे कि शिफाउर रहमान है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए, उनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे स्टूडेंट के साथ और टीचर्स के साथ प्रोटेस्ट में एक अलुमनाई होने की हैसियत से, और उनको गलत चार्जेस के अंदर फ्रेम किया गया है। 3 महीने से वो भी जेल में बंद है। हम उनकी भी रिहाई की डिमांड करते हैं। सर, और जिस तरह से शादाब जो जामिया के स्टूडेंट हैं उन पर गोली चलाई गई, और राम भक्त गोपाल, जिस तरह से देखा गया कि उन्होंने खुद सरेंडर किया और उसके बाद उनको नाबालिग करार दे करके दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 22 साल का व्यक्ति इस देश में नाबालिग कब से होने लगा। या तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी खास विचारधारा के मानने वाले हैं, उसके जानने वाले हैं, तो आपकी उम्र 30 साल भी अगर होगी तो आप नाबालिग कहलाएंगे। और अगर आप किसी खास पॉलिटिकल विचारधारा से नहीं हैं तो आपकी उम्र 19 साल भी होगी, 18 साल भी होगी, तो 17 साल भी होगी, 15 साल भी होगी, तो आप बालिग कहला जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल विचारधारा इस देश में हम डिसाइड कर रही है कि कौन बालिग होगा, कौन नाबालिग होगा। हर तरह से प्रूव हो चुका था कि वो बालिग है, उसके बावजूद नाबालिग कहते हुए उसको रिहा कर दिया गया। और अगर नाबालिग था तो इस तरह की हरकत कैसे किसी नाबालिग बच्चे ने कर ली? सवाल तो ये होता है उस पर क्या रवैया हुआ पुलिस का। सिर्फ रामभक्त गोपाल की बात नहीं, एक दूसरा लड़का भी तो फायरिंग किया था, उसको भी आपने बेल दे दिया। कपिल मिश्रा के वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया का रिएक्शन आ गया, लेकिन दिल्ली पुलिस का आज तक रिएक्शन नहीं आया। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि आज तक जो है कपिल मिश्रा को जाके एक बार पूछताछ कर ले, उसको पुलिस स्टेशन बुला ले। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है। ये कपिल मिश्रा से सवाल नहीं किया जा सकता। अगर उनसे सवाल किया जाएगा, जो पुलिस वाला सवाल करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए किस तरह से जो है गुंडा राज हो चुका है। ये योगी राज नहीं है, ये जंगल राज है, ये गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से जो है 8 जवानों को शहीद कर दिया पुलिस, जब उसको पकड़ने गई दुबे को तो उसको शहीद कर दिया 8 जवानों को, और उसमें कुछ पुलिस के लोग हैं जो मुखबिरी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, जहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है और बिल्कुल मनमानी चल रही है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, आप पिछड़े समुदाय से हैं, आप दलित समुदाय से हैं, तो आपको कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके ऊपर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगा दिए जाएंगे और आपको जेल के पीछे, जेल की सलाखों में सरना पड़ेगा।
सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के दिनों में आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है कि पूरी तरह से फैलती जा रही है, मतलब लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। पहले मुसलमानों की हुई, अभी कुछ दिन पहले यूपी में साधुओं की हुई, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग की जो एक नई टेंडेंसी हमारे समाज में आई है, उसको बढ़ावा दिया है एक खास विचारधारा ने कि अगर किसी ने कोई गलती की, किसी ने भी कोई गलती की तो उसको देन एंड देयर जस्टिस देना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है समाज की कि एकदम से न्याय हो जाए। अगर यहाँ पे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसी को कोई किसी तरह का कष्ट पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया, तो उसके लिए पुलिस है जो उस पर कार्रवाई करेगी, कोर्ट में केस चलेगा, जिसकी गलती होगी उसको सज़ा मिलेगी। ये न्याय प्रणाली है। लेकिन इस न्याय प्रणाली को ना मानने वाले लोग वही हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। ये वही लोग हैं जो ये कह के इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के ऊपर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी के ऊपर गौमांस का इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो शायद गाय की तस्करी कर रहा है या गाय को खरीद बेच रहा है, और ये एक बहाना मिलता है उनको मॉब लिंचिंग करने का। ख़ास तौर से गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है इसमें, और एकदम से भीड़, चूँकि अमित शाह जी ने कहा है कि उनके पास टूल है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को झूठ या सच मिनटों में जो है पूरे देश में वायरल कर देंगे। तो फ़ौरन मोबाइल से व्हाट्सएप जाता है कि यहाँ पर जो है क्या नाम है, गौमांस की तस्करी हो रही है या कुछ भी इस तरह का जाता है। सेंटिमेंटल मैसेज, इमोशनल मैसेज जाता है, जिससे लोगों के इमोशंस को हर्ट किया जाए, जिससे इमोशनली लोगों को बुलाया जाए और उसके बाद लोग मार मार कर उसको वहीं पे मार दिया जाए। और इन सब के बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकार उसको संरक्षण देती है। आपने देखा जयंत चौधरी झारखंड के अंदर किस तरह से अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को उनको रिहाई के बाद माला पहना रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैली में पहली पंक्ति में बैठने वाले लोग वही हैं जो यूपी के अंदर लिंचिंग कर रहे थे, दादरी की लिंचिंग कर रहे थे। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हैं और हम ये चाहते हैं, हमने एक डिमांड किया सरकार से कि आप एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेके आइए, मानव सुरक्षा कानून लेके आइए राष्ट्रीय स्तर पर, कि किस तरह से जो है वो क्या नाम है लोगों की सुरक्षा हो, लेकिन उसके ऊपर भी जो है कोई कानून नहीं बना, कोई एंटी क्या नाम है मॉब लिंचिंग लॉ नहीं बना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है मॉब लिंचिंग केस में, सरकार से ये पूछा कि ये डेमोक्रेसी है या मोबोक्रेसी है। अब सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जब इतना सीरियस सवाल पूछती है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई जो है सटीक जवाब नहीं आया और सरकार इसको रोकने में नाकाम है। और मैं ये समझता हूँ ये सब सरकार की अपनी फेलियर को मतलब ढकने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें हैं। डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, कई कंट्री डीजल पेट्रोल बिल्कुल फ्री में दे रही है। जहाँ से डीजल पेट्रोल आ रहा है वो भी जो है उसकी निगेटिव प्राइसिंग हो गई है, इतना उत्पन्न हो रहा है कि उसको स्टोरेज करना मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर 20 बार, पिछले एक महीने में 20 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा। अब पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं है। पहले लोग ये सोचते थे कि डीजल की गाड़ी ले लेते हैं सस्ता पड़ेगा, अब लोग उल्टा सोच रहे हैं पेट्रोल की गाड़ी लेते सस्ता पड़ेगा। तो ये हाल कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो 40 रुपये पेट्रोल देने वाले थे सत्ता में आने के बाद, और जो डॉलर को जो है 35 रुपये लेके आने वाले थे, वो लोग कहाँ हैं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। गैस सिलेंडर के 10 रुपये दाम बढ़ते थे तो आप प्रोटेस्ट करते थे, अच्छी बात है, विपक्ष को प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर विपक्ष प्रोटेस्ट करता है तो आप देखिए यूपी के अंदर, यूपी कांग्रेस में प्रोटेस्ट किया, सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के अंदर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो डिसेंट की जो है आवाज़ उसको दबाया जा रहा है। इस सरकार ने जो सबसे अहम काम किया वो ये किया है कि डिसेंट की आवाज़ को दबाने का काम किया है। और डिसेंट अगर नहीं है डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगा, ये समझ लीजिए। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी के वॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं कह रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी मतलब नंबर में जो लोग कम हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक के आधार पर हो, चाहे वो नंबर्स के आधार पर हो, चाहे वो पॉलिसी के आधार पर हो, उनकी बात को सुननी ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी ठीक ठाक से चलेगा। डिसेंट जो है ग्रीस की तरह है, डेमोक्रेसी में एक चक्का है, उसमें अगर आप ग्रीस डालते हो तो बढ़िया से चलता है। तो डेमोक्रेसी में अगर डिसेंट आ गया तो डेमोक्रेसी बढ़िया से चलता रहेगा।
सर जीडी बख्शी जो है उन्होंने अभी रिपब्लिक टीवी के डिबेट में गालियां दी हैं जो कि ये उचित नहीं है। उन्होंने एमडी रिजवान को भी गालियां दी हैं, जिस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपके कहने से ये उचित नहीं है। आप पूछिए बीजेपी आरएसएस जाके, बोलेंगे बिल्कुल उचित है, ऐसे ही गाली देनी चाहिए। तो आप ये समझिए कि किनके लिए उचित है, किनके लिए नहीं है। अगर उचित नहीं होता तो अब तक जीडी बख्शी के ऊपर एफआईआर हो गई होती और जीडी बख्शी गिरफ्तार हो गए होते। दानिश रिजवान ने एफआईआर की है। उन्होंने एफआईआर की ना। मैं तो कहता हूं पुलिस को सुमोटो लेना चाहिए भाई। रिपब्लिक भारत इतना बड़ा चैनल है, अर्नब गोस्वामी जी इतना बड़ा चैनल है, ठीक है, वो खुद एफआईआर कराते जीडी बख्शी पे। पुलिस देखती है दिन रात न्यूज़ को, टीवी को, कि भाई आप लाइव किसी को गाली देना है माँ बहन की, ये अब इस देश में यही चलेगा क्या? पुलिस को स्वतः इस पे जो है संज्ञान लेके एफआईआर करनी चाहिए और जीडी बख्शी को गिरफ्तार करना चाहिए। और जबकि वो नहीं किया तो जो भी आपने बताया रिजवान साहब, उन्होंने जो है एफआईआर की है, लेकिन अब तक कोई जो है एक्शन उस पर नहीं हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि अब देश के अंदर मर्यादित भाषा में कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप सही बात करेंगे तो ये लोग गाली गलौज पे उतर जाएंगे, चाहे वो टीवी के एंकर हो, चाहे वो बीजेपी आरएसएस के लोग हो, चाहे वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हों, वो तमाम लोग गाली गलौज पे उतर जाएंगे। आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव आप किस नजर से देखें? देखिए, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, ठीक है, अनलॉक 2 की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, हम लोग अनलॉक 2 में आ चुके हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने कहा है, जिन नियमों का पालन करना है हमें, उन तमाम नियमों का हमें पालन करना है। जिन चीज़ों को कहा गया है, जिस तरह से अनलॉक हो रहा है, हम लोग को ये लग रहा है कि चुनाव समय पे नहीं होगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए की जो तैयारी है, उस तैयारी को देखकर ये लग रहा है कि चुनाव समय पे होगा, ऐसा लग रहा है। तो अब ये तो समय बताएगा कि चुनाव समय पे होगा या चुनाव आगे जाएगा, क्या होगा। लेकिन जो भी है, आने वाले समय में लोग जवाब देंगे। जनता को 5 साल में एक बार समय मिलता है जवाब देने का, और वो वोट दे के जवाब देने का समय होता है। तो इस वक्त जो कोरोना के दौरान जो मजदूर परेशान हुए हैं, जो गरीब परेशान हुए हैं, जो माइग्रेंट लेबरर जो पैदल चल के आए हैं बम्बई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, हैदराबाद से, अलग अलग जगह से, वो तमाम लोग इस बात समझते हैं कि सत्ता में किसको रखना है और सत्ता में से किसको हटाना है। और मुझे ये लगता है कि वो लोग आने वाले समय में अपने वोटों के साथ न्याय करेंगे। और अपने वोटों के साथ न्याय करने का मतलब अपने लिए अच्छी सुविधा का चुनना, कि वो देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है, किस तरह की सरकारों ने काम किया है, क्या हमारे लिए भलाई का काम हुआ है। तो इसलिए अभी आगे किस तरह की टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन सरकारों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई भी गरीब मजदूर कहीं परेशान था तो उसको मदद नहीं की गई है, तो सरकारों को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए गरीब मजदूर से, जो हमारे लिए अन्न उगाता है, जो हमारा अन्नदाता है, उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगिए। जो कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई में जो फैक्ट्री चलाता है, जो बिहार और यूपी का मजदूर, उससे बिहार और यूपी की सरकारों को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए, नमस्तक होना चाहिए और उनके लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए बिहार के अंदर ही। हम ये डिमांड करते हैं बिहार सरकार से कि आखिर क्यों ऐसी वजह है, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में है, उससे पहले लालू जी की सरकार थी, नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ ही चली है मैक्सिमम समय में, तो बिहार में इतना रोजगार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बिहार में इतना रोजगार? क्यों बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? हमारा उनसे ये सवाल है और ये डिमांड भी है कि बिहार में रोजगार पैदा हो। बिहार के अंदर चीनी मिल बंद है, बिहार के अंदर पेपर मिल बंद है, बिहार के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद है। चुनाव का समय आ रहा है, ठीक है, हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर इतने सालों में क्या हुआ बिहार में, कितनी फैक्ट्रियां चली हैं, और अगर नहीं चली हैं तो उसका क्या कारण रहा है, और आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसका जवाब मांगता है बिहार का युवा, बिहार का किसान, बिहार का मजदूर। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे। आखिरी एक सवाल था कि जिस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ देखिए, आप ये समझिए, हमने ये बात काफ़ी समय पहले कही थी कि ये कैपिटलिस्ट सरकार है। पहले की सरकारें जो हुआ करती थी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन पहले की सरकारें प्राइवेट चीज़ों को नेशनलाइज करती थी। आपने देखा किस तरह से इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया रातों रात। और यहाँ क्या हो रहा है? रातों रात रेलवे स्टेशन बेच दिए जा रहे हैं, रातों रात रेलगाड़ियाँ बेच दी जा रही हैं, रातों रात हवाई अड्डे बेच दिए जा रहे हैं, तो रातों रात यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुल जा रही है। जियो यूनिवर्सिटी
जिसका वेबसाइट भी नहीं है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस दे दिया जाता है, उसको 1000 करोड़ की फंडिंग ग्रांट करने का वादा कर दिया जाता है, और वहीं पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मोदी जी डायरेक्टली जो है नहीं डील कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भी बैठे हुए हैं, या अंबानी अडानी जो है उनके दोस्त हैं, ये इनकी सरकार है बेसिकली। तो अब मैं यही चाहूँगा कि अगर यही चलना है इस देश में तो डायरेक्टली अंबानी जी आके चुनाव लड़ लें, डायरेक्टली अंबानी जी चुनाव लड़ लें, अडानी चुनाव लड़ लें। ये चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मोदी जी का चेहरा रखिए, प्रधानमंत्री आप डायरेक्टली बनिए, मोदी जी को CEO नियुक्त कर दीजिए अपना, मोदी जी नीचे बैठ के काम करेंगे। क्योंकि अब सरकार तो कॉरपोरेट के बिल्कुल पैरों तले दबी हुई है। कितना NPA सरकार ने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का माफ़ किया, 2-3 लाख करोड़ के आसपास जो है उनका कर्ज माफ़ हुआ। लेकिन गरीब मजदूर किसान का, उसका 50,000 का कर्ज होता है तो उसको फांसी लगा के मरना पड़ता है कि उसको जेल न जाना पड़े। उसका 20,000 का कर्ज होता है तो वो जहर खा के मर जाता है कि मैं अगर नहीं मरूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे जेल जाते हुए मेरा परिवार नहीं देख सकता। तो 20,000 का कर्ज माफ़ करने की औकात नहीं जिस सरकार की, वो सरकार 3 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों का माफ़ कर रही है। ऐसी सरकारों को लानत भेजना चाहिए। ये कोई भी गरीब मजदूर के मसीहा नहीं है, ये सब के सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और सब के सब कैपिटलिस्ट लोग। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जामिया और AMU के छात्रों को और JNU के छात्रों को कहा जाता है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ से भी विरोध की आवाज़ उठेगी, जहाँ से भी उठेगी, सरकार उसको हिंदू मुस्लिम में लेके आएगी, बीजेपी उसको हिंदू मुस्लिम में लेके आएगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान या आतंकवाद नक्सलवाद, ये 3 चीज़ आप याद कर लीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद नक्सलवाद या हिंदू मुस्लिम, 3 चश्मा हटा दीजिए बीजेपी के पास से, तो इनके पास बोलने के लिए कोई तर्क ही नहीं बचेगा। इन 3 तर्कों को छोड़ दीजिए तो यही है। अरे भाई, जामिया, अलीगढ़ और JNU, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो है इस देश को बढ़ाने का काम किया है, इस देश को राष्ट्रपति देने का काम किया है, इस देश को उपराष्ट्रपति देने का काम किया है, इस देश को अनेकों लेखक देने का काम किया, अनेकों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट देने का काम किए हैं, और आप इन यूनिवर्सिटी को आतंकवाद का अड्डा बोलते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से IAS IPS जामिया से निकलते जा रहे हैं, हर साल 50 से 55 IAS IPS निकल जाते हैं वहाँ से, तो क्या वो लोग भी आतंकवादी संगठन इस तरह से जुड़े? ये बात तो सरकार से पूछनी चाहिए, सरकार से पूछनी चाहिए कि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो सरकारी जॉब में जा रहे हैं। और अगर आतंकवाद का अड्डा है, 1 मिनट के लिए मानिए, तो अमित शाह जी घास छील रहे हैं क्या बैठ के दिल्ली में? ये किसका काम है आतंकवाद को कंट्रोल करना देश के अंदर? होम मिनिस्टर का काम है, होम मिनिस्टर का काम है ना भाई, वजीर दाखिला का काम ही यही है। रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? वजीर दफा राजनाथ सिंह जी, वो पहले होम मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब आप अभी दूसरी बार सरकार में आए हैं, इससे पहले भी सरकार में रहे हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आतंकवाद अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में है, JNU के अंदर अगर आतंकवाद पल रहा है तो, या AMU या जामिया के अंदर पल रहा है, तो आपका क्या एक्शन हुआ ये बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो अमित शाह जी आपको रिजाइन देना चाहिए कि आप इतने दिन से गृह मंत्री हैं और आपने अब तक कुछ क्रैक नहीं किया, इसका मतलब आप इस कैलिबर के नहीं हैं। मोदी जी को बदनाम मत कीजिए फिर। अच्छा, आपका इस पे क्या कहना है कि जब भी अगर हम पास्ट में जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे जिस तरह का भी क्राइसिस आया, चाहे वो रिलीजियस, इकोनॉमिक्स या कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन, उसमें हमारा इंडिया किसी तरह से मतलब कि इफेक्ट इंडिया में नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार जो ग्लोबल क्राइसिस कोरोना की पैंडेमिक के तौर पे आई, उसमें इंडिया जो इफेक्टेड हुआ, या इसे आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी देश जो है वो नीति से चलता है, ठीक है, पॉलिसीज से चलता है। देश लफबाजी से नहीं चलता कि कुछ भी बोल दिया, उससे देश नहीं चलता है, देश नीति से चलता है। अब आपने देखा कि चाइना गलवान घाटी के अंदर घुसकर हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, कई जवानों को घायल किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब ये बताइए कि पहले भी चाइना से वार हुआ, 62 में भी हुआ, उस वार में बैठ के निगोशिएशन हुई, बातचीत से मसला हल हुआ। एक पॉलिसी थी उस समय में, फॉरेन पॉलिसी के तहत बातचीत हुई। लेकिन आज मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने आंख उठा, अरे जिन लोगों ने किसने देखा भाई? चाइना ने देखा। बोलिए, आप बोलते ना 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना चाइना के नाम लेने में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं लेंगे नाम, क्यों?
क्योंकि आपको लफबाजी करनी है, आपको जो झूला झुलाना है ना जिनपिंग को यहाँ बुला के, चाइना के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को, लेकिन आपको नीतियों पे बात तो करना नहीं है। ये सरकार नहीं है बेसिकली, ये पीआर एजेंसी। पीआर एजेंसी का काम होता है कि बढ़िया फोटोशॉप करना, बढ़िया वीडियो बनाना और उसको पब्लिक में सर्कुलेट कर देना। सरकार नीतियों से चलती है, तो ये बेसिकली पीआर का काम करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया पीआर करते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया पीआर किए हैं, जाके जवानों से मिल के आए हैं, ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ पे कोई किसी जवान को का ट्रीटमेंट जो नहीं चल रहा, सब जवान बैठे हुए हैं और किसी के पास इंट्राकैथ नहीं लगा हुआ है, कहीं से कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लगा हुआ वार्ड तो पहली बार हमने देखा है फोटो में और वीडियो में। तो ये तो पीआर का काम है ना। मोदी जी पीआर में बहुत आगे हैं, उनको कोई पीछे पछाड़ नहीं सकता है पीआर के मामले में इस देश में। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी रिपोर्टर जाके कर रहे हैं वहाँ पर, जाने ही नहीं दिया जा रहा है रिपोर्टर्स को। कहा जा रहा है कि 213 किलोमीटर पहले ही वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह मैं यही तो बता रहा हूँ, जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, जानबूझकर उसको रोका जा रहा है ताकि सही खबर ना आ पाए। मोदी जी को भी जाना कहीं और था, चले कहीं और गए। तो यही चल रहा है, ये सरकार यही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।